जब हम वॉरेन बफेट के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी दौलत और उनके फेमस इन्वेस्टमेंट याद आते हैं, लेकिन हर दौलत की शुरुआत पहले मिलियन से होती है। एक यंग नेब्रास्कन ने वह जरूरी शुरुआती कैपिटल कैसे बनाई? इसका जवाब है एक सिंपल डिसिप्लिन स्ट्रेटजी, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट का शुरुआती तरीका ट्रेंड्स या हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना नहीं था। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गहराई से जांच की, कम वैल्यू वाली अनदेखी कंपनियों को ढूंढा। इस तरीके के लिए पेशेंस और एक उलटी सोच की जरूरत थी, वह खरीदना जो दूसरे इग्नोर करते थे। हर इन्वेस्टमेंट उनकी दौलत की फाउंडेशन में एक ईंट की तरह था जो कदम दर कदम बनाई गई थी। हम 1950 और 60 के दशक में वापस जाएंगे, उस फिलॉसफी को समझेंगे जिसने उनके पहले मिलियन को गाइड किया, सिगार बट इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर को समझना सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो एक बार में एक स्मार्ट डिसीजन लेकर दौलत बनाना चाहता है। वॉरेन बफेट की शुरुआती सक्सेस उनके मेंटर बेंजामिन ग्रेहम ने बनाई थी, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक हैं। ग्राहम की बुक्स, खासकर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ने बफेट को उनके करियर के लिए इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क दिया। ग्राहम का मुख्य सबक मार्केट को अपना नौकर समझो, अपना गाइड नहीं। इसके मूड स्विंग्स को इग्नोर करो। जब निराशा हो तब खरीदो, जब आशावाद बढ़ जाए तब बेचो। मुख्य बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। गलतियों और गिरावट से बचने के लिए हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदो। उदाहरण के लिए, अगर किसी बिजनेस की वैल्यू $1 प्रति शेयर है तो उसे 50 सेंट में खरीदो। ग्राहम ने बफेट को एक बिजनेस एनालिस्ट बनना सिखाया, न कि एक सट्टेबाज। बैलेंस शीट्स, नेट करंट एसेट वैल्यू पर फोकस करो और उन कंपनियों को खरीदो जो लिक्विडेशन वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही हों। यह डीप वैल्यू एसेट बेस्ड अप्रोच बफेट की खासियत बन गई। लक्ष्य एसेट्स को उनकी असली कीमत से कम में खरीदना, बिजनेस को बोनस के रूप में प्राप्त करना। यह स्ट्रेटजी, जिसे जल्द ही सिगार बट इन्वेस्टिंग कहा गया, बफेट के पहले मिलियन का इंजन थी। ग्राहम की शिक्षाओं ने बफेट को एक मैकेनिकल, अनुशासित तरीका दिया जिससे वे उन अवसरों को ढूंढ सकें जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता था। बफेट ने ग्राहम की डीप वैल्यू स्ट्रेटजी को सिगार बट इन्वेस्टिंग कहा। कल्पना कीजिए कि आपको एक फेंका हुआ सिगार मिलता है जिसमें एक अच्छा कश बचा है। भले ही वह अच्छा न लगे, लेकिन फ्री प्रॉफिट है। इन्वेस्टिंग में इसका मतलब उन कंपनियों को खरीदना है जो उनकी लिक्विडेशन वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही हैं, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, जो गिर रही हैं लेकिन स्टैटिस्टिकली सस्ती हैं। बिजनेस शायद खराब हो, लेकिन नंबर्स उसे एक सस्ता सौदा बनाते हैं। मुख्य बात, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस सभी लायबिलिटीज। अगर आप इस वैल्यू के 2/3 पर खरीदते हैं तो आपको एक बिल्ट इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। बफेट ने ऐसे बहुत सारे सिगार बट्स खरीदे, यह जानते हुए कि कुछ फेल हो जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न देगा क्योंकि कीमतें ठीक हो जाएंगी। यह अप्रोच ब्रांड या मैनेजमेंट क्वालिटी को इग्नोर करती थी। यह सब मैथ्स के बारे में था। एक युवा बफेट के लिए छोटे अमाउंट्स को मैनेज करते हुए यह स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी। उन्हें बस मार्केट का इंतजार था कि वह वैल्यू को पहचाने और कीमत को ठीक करे। सैनबॉर्न मैप कंपनी उनका क्लासिक केस स्टडी बन गई। सैनबॉर्न मैप कंपनी में बफेट का इन्वेस्टमेंट सिगार बट इन्वेस्टिंग का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। सैनबॉर्न का कोर बिजनेस इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सिटी मैप्स घट रहा था और वॉल स्ट्रीट ने स्टॉक को छोड़ दिया था, लेकिन बफेट ने मरते हुए बिजनेस से परे बैलेंस शीट को देखा। सैनबॉर्न के पास एक छिपा हुआ एसेट था, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसकी वैल्यू $65 प्रति शेयर थी, जबकि स्टॉक $45 पर ट्रेड कर रहा था। सैनबॉर्न को खरीदने का मतलब था $1 के एसेट्स को 70 सेंट में खरीदना और मैप बिजनेस फ्री में मिलना। यह एक क्लासिक नेट सिचुएशन थी जिसमें एक बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। बफेट के एनालिसिस ने उस वैल्यू को उजागर किया जिसे मार्केट इग्नोर कर रहा था। उनके लिए यह सट्टा नहीं था, यह एक मैथमेटिकल निश्चितता थी। सैनबॉर्न उनके शुरुआती करियर में एक महत्वपूर्ण जीत बन गई।
सैनबॉर्न में वैल्यू ढूंढना तो बस शुरुआत थी, उसे अनलॉक करना चुनौती थी। बफेट को एहसास हुआ कि मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह एक एक्टिविस्ट बन गए। इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए पर्याप्त शेयर खरीदे। वह बोर्ड में शामिल हुए, कंपनी पर प्रेशर डाला कि वह अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग करे और शेयरधारकों को वैल्यू वापस करे। विरोध के बाद बफेट की दृढ़ता रंग लाई। सैनबॉर्न ने इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर वापस खरीदे, जिससे 50% का फायदा हुआ। इस कदम ने बफेट के पैसिव इन्वेस्टर से एक्टिव वैल्यू क्रिएटर बनने के सफर को चिह्नित किया। सैनबॉर्न केस ने साबित किया कि गहन रिसर्च एक्शन के साथ मिलकर एक सिगार बट को एक बड़ी जीत में बदल सकती है। यह बफेट के पहले मिलियन तक पहुंचने के सफर में एक निर्णायक पल था। जैसे जैसे बफेट की कैपिटल बढ़ी, सिगार बट स्ट्रेटजी कम प्रैक्टिकल होती गई। अवसर छोटे थे और लगातार टर्नओवर की जरूरत होती थी। फिर चार्ली मंगर आए, जिन्होंने बफेट को सिर्फ अच्छी कीमतों पर अच्छी कंपनियों के बजाय अच्छी कीमतों पर शानदार कंपनियों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया। मंगर की फिलॉसफी टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली क्वालिटी बिजनेस पर फोकस करो, इकोनॉमिक मोआट्स। इसका मतलब था नंबर्स से परे ब्रांड स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखना। बफेट को एहसास हुआ कि महान बिजनेस के मालिक होने से कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, न कि सिर्फ एक बार का प्रॉफिट। यह चेंज धीरे धीरे हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव था। लीकी नावों के बेड़े को मैनेज करने के बजाय बफेट ने युद्धपोतों का बेड़ा बनाना शुरू किया, ऐसी कंपनियां जो दशकों तक फल फूल सकती थीं। इस नए अप्रोच के लिए अलग एनालिसिस की जरूरत थी, लेकिन इसने बर्कशायर हैथवे की लेजेंडरी सक्सेस के लिए स्टेज तैयार किया। मंगर के इन्फ्लुएंस ने बफेट के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को मौलिक रूप से बदल दिया। मंगर से प्रेरित होकर बफेट ने बार्गेन हंटिंग से हटकर लंबे समय के लिए असाधारण बिजनेस के मालिक बनने पर ध्यान दिया। वह महानता के साथ एक पार्टनर बन गए, जिससे कंपाउंडिंग दशकों तक काम कर सके। सीज कैंडीज एक शुरुआती उदाहरण था। बफेट ने एक पसंदीदा ब्रांड और प्राइसिंग पावर वाली कंपनी के लिए बुक वैल्यू से ज्यादा का भुगतान किया। इस नई फिलॉसफी ने आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स को जन्म दिया। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट, गहरी मोइट्स और स्थायी लाभप्रदता वाली कंपनियां। अच्छी कीमतों पर शानदार कंपनियों को खरीदने से बफेट बड़े अमाउंट्स को डिप्लॉय कर सके और महत्वपूर्ण स्टेक्स लगा सके। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक लिक्विडेटर से एक लॉन्ग टर्म बिजनेस ओनर में बदल दिया। यह इवोल्यूशन बर्कशायर हैथवे की बढ़ती कैपिटल को मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण था। मंगर की बुद्धिमत्ता ने बफेट की सबसे बड़ी सफलताओं की फाउंडेशन रखी। नया बफेट तरीका आधुनिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। बफेट के जमाने में सिगार बट्स ढूंढने के लिए घंटों मैन्युअल रिसर्च करनी पड़ती थी। आज एआई और डिजिटल टूल्स हजारों कंपनियों को सेकंडों में स्कैन कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्सों को बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं। investing.com जैसे प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड स्ट्रेटजीज का उपयोग करके कम वैल्यू वाले स्टॉक्स की पहचान करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। उदाहरण के लिए भारत बार्गेन्स स्ट्रेटजी उन भारतीय कंपनियों को ढूंढती है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही है, जो बफेट के शुरुआती तरीकों की याद दिलाती है। एआई फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और मोमेंटम का एनालिसिस कर सकता है, तुरंत ऐसी इनसाइट्स प्रदान करता है जो कभी प्रोफेशनल्स के लिए आरक्षित थीं। ये टूल्स डीप एनालिसिस को डेमोक्रेटाइज करते हैं, जिससे वैल्यू इन्वेस्टिंग सभी के लिए सुलभ हो जाती है, जबकि यह डिसीजन अल्टरनेटिव नहीं है। एआई आधुनिक इन्वेस्टर्सों के लिए एक शक्तिशाली सहायक है। बफेट के अप्रोच की भावना जीवित है, अब टेक्नोलॉजी से सुपरचार्ज्ड। बफेट का जर्नी सिगार बट्स से लेकर शानदार कंपनियों तक टाइमलेस सबक देता है। मुख्य सिद्धांत: जानो कि तुम क्या खरीद रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करो और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो। अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी कैपिटल और लक्ष्य बदलते हैं,
वैसे वैसे आपकी स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए। सबसे अच्छे निवेशक आजीवन सीखने वाले होते हैं, जो मार्केट के साथ विकसित होते रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी फाउंडेशन है, वैल्यू, सेफ्टी और बिजनेस क्वालिटी को समझो। बफेट के सिद्धांत रहस्य नहीं है, वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए सुलभ हैं जो सीखने और उन्हें लागू करने को तैयार है। आज के टूल्स डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन अंतर्निहित बुद्धिमत्ता अपरिवर्तित रहती है। चाहे आप सिगार बट्स की तलाश कर रहे हों या शानदार कंपनियों की, दौलत के लिए बफेट का रोड मैप आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था।